तो दोस्तों आपको मेरे YouTube चैनल में और इस पॉलिटिकल थिंकर की सीरीज में हमने अभी तक देखा कन्फ्यूशियस, प्लेटो, अरस्तु और मैकियावेली के बाद हमारे आते हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है, थॉमस हॉब्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हॉब्स का जन्म 1588 से 1679 यानी 79 में हुआ। थॉमस हॉब्स का जन्म 1588 में ब्रिटेन के मॉलमेसबरी के पास वेस्टपोर्ट में हुआ था। इनके जन्म के पूर्व स्पेन की जल सेना ने इंग्लैंड पर आक्रमण कर दिया था। इस भय के वातावरण में थॉमस हॉब्स का जन्म समय से पूर्व हो गया था। स्वयं थॉमस हॉब्स ने भय को अपना जुड़वा भाई कहा। ठीक है, हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था। हॉब्स चार्ल्स प्रथम का शिक्षक था, इसलिए राजतंत्र का समर्थक था। थॉमस हॉब्स का अध्ययन पद्धति। थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। अतः यह उन्होंने डी कॉर्पोस नामक रचना में कहा। ज्ञान का अंत शक्ति है। थॉमस हॉब्स का प्रसिद्ध कथन है कि ज्ञान का अंत शक्ति है। उन्होंने कॉपर 1655 नामक रचना में कहा। थॉमस हॉब्स ने राजनीति विज्ञान का अध्ययन ज्यामिति, भौतिकी और मनोविज्ञान की सहायता से किया। ठीक है, राजनीति विज्ञान का अध्ययन। थॉमस हॉब्स की अध्ययन पद्धति को यांत्रिक भौतिकवाद या वैज्ञानिक भौतिकवाद भी कहा जाता है। थॉमस हॉब्स का यांत्रिक भौतिकवाद मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से अलग है। हॉब्स के अनुसार भौतिक अणु स्वतः गतिशील होते हैं, जबकि मार्क्स का मानना था कि अणुओं को बाहर से गति प्राप्त होती है। थॉमस हॉब्स विशुद्ध भौतिकवादी विचारक हैं थॉमस हॉब्स। ठीक है, हॉब्स के अनुसार व्यक्ति और संपूर्ण विश्व भौतिक अणुओं के समुच्चय से निर्मित है। ठीक है, उसने राजनीति के अध्ययन में इतिहास व नैतिकता का बिल्कुल प्रयोग नहीं किया। इसलिए ओकसॉट ने थॉमस हॉब्स के ग्रंथ लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य की सर्वश्रेष्ठ रचना कहा। थॉमस हॉब्स ने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रचलित स्कॉलेस्टिक पद्धति का जोरदार खंडन किया। वे इसी विश्वविद्यालय के छात्र थे। स्कॉलेस्टिक पद्धति के द्वारा धार्मिक मान्यताओं को तार्किक रूप में प्रमाणित किया जाता था। राज्य की प्रकृति। वेपर ने थॉमस हॉब्स के राज्य की प्रकृति को यांत्रिक कहा। राज्य मानव द्वारा निर्मित है, यह विचार थॉमस हॉब्स द्वारा पहली बार आधुनिक युग में दिया गया। राज्य मानव द्वारा निर्मित है। हॉब्स के अनुसार राज्य एक यंत्र है, यह मानव निर्मित है, न कि दैवीय। यह मानव निर्मित संस्था है, न कि दैवीय। राज्य प्राकृतिक अथवा दैवीय संस्था नहीं है। यांत्रिक राज्य के समर्थक व्यक्तिवाद को महत्व देते हैं। हॉब्स, लॉक, बेंथम व मिल राज्य को यंत्र मानते हैं। व्यक्तिवादी विचारधारा का जन्म आधुनिक युग में हुआ। व्यक्तिवादी विचारधारा में व्यक्ति को साध्य तथा राज्य को साधन माना जाता है। थॉमस हॉब्स व्यक्तिवादी हैं, जिसके पीछे निम्नलिखित तर्क है। राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्मरक्षण है, सेल्फ प्रिजर्वेशन है। अतः थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत जेम्स वन द्वारा राज्य का निर्माण व्यक्तियों के समझौते से हुआ। राज्य के निर्माण का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण है। अतः थॉमस हॉब्स ने राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत जेम्स वन द्वारा प्रदत्त का खंडन कर दिया। थॉमस हॉब्स के अनुसार यदि राज्य व्यक्ति के आत्मसंरक्षण में असफल हो तो राज्य के विरुद्ध क्रांति की जा सकती है। ठीक है, व्यक्तिवाद एवं पूर्ण सत्तावाद में समन्वय। थॉमस हॉब्स ने व्यक्ति के आत्म संरक्षण के लिए निरंकुश शक्तिशाली राजा का समर्थन किया, इसलिए थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद भी विद्यमान है। थॉमस हॉब्स के विचारों में पूर्ण सत्तावाद साधन है एवं व्यक्तिवाद साध्य है। ठीक है, पूर्ण सत्तावाद। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्ति का स्वभाव, व्यक्ति यश एवं शक्ति प्राप्त करना चाहता है। ठीक है,
व्यक्ति लालची, स्वार्थी एवं अस्वार्थी है। व्यक्ति लालची एवं स्वार्थी व्यक्ति की इच्छाएं अनंत होती हैं। थॉमस हॉब्स के अनुसार समाज को कृत्रिम राज्य की भांति कहा जाता है। समाज को आणविक प्रकृति बताया। आणविक प्रकृति से तात्पर्य समाज व्यक्तियों का समूह है तथा समाज में प्रत्येक व्यक्ति अणु की भांति स्वतंत्र है। थॉमस हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था पूरे सामाजिक एवं पूर्ण राजनीतिक अवस्था थी। सामाजिक समझौते की पूर्व अवस्था को प्राकृतिक अवस्था कहा जाता है। प्राकृतिक अवस्था सभी के विरुद्ध सभी के संघर्ष की अवस्था थी। प्राकृतिक अवस्था में समाज, राज्य, संपत्ति व सभ्यता का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में मानव जीवन पाश्विक, क्षणिक व बर्बर था तथा प्राकृतिक अवस्था में नैतिकता की कल्पना का अभाव था। प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था कि शक्ति का अधिकार है, माइट इज राइट। प्राकृतिक विधि, मानव विवेक या बुद्धि का नियम ही प्राकृतिक विधि है। थॉमस हॉब्स के समझौते के विरुद्ध विशुद्ध विवेक का प्रयोग देखा जा सकता है। थॉमस हॉब्स की प्राकृतिक विधि मध्यकालीन सार्वभौमिक विधि नहीं है। थॉमस हॉब्स के चिंतन में 19 प्रकार की प्राकृतिक विधि का उल्लेख है, जो कुछ इस प्रकार है। प्रत्येक व्यक्ति को शांति स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्तियों को कुछ अधिकारों का परित्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इनके क्रियान्वयन के लिए परस्पर समझौते करना चाहिए। सामाजिक समझौते का अभिप्राय व्यक्तियों व समुदाय ने आपस में मिलकर राज्य का निर्माण किया। थॉमस हॉब्स के शब्दों में, मैं अपने ऊपर शासन का अधिकार इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को सौंप दे रहा हूँ। ठीक है, लेकिन शर्त यह है कि आप भी अपनी शक्तियाँ इसे सौंप दें। थॉमस हॉब्स के अनुसार व्यक्तियों ने अपने आत्मसंरक्षण के लिए आपस में समझौता करके अपनी सभी शक्तियाँ एक सर्वोच्च राजा को सौंप दी। राज्य या राजा समझौते का परिणाम है, समझौते का भाग नहीं। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते का मूल आधार बुद्धि, शक्ति एवं उपयोगिता है। थॉमस हॉब्स का समझौता एक दार्शनिक सत्य है या एक सैद्धांतिक समझौता है, ऐतिहासिक नहीं। थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते में सहमति का सिद्धांत पाया जाता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार राज्य ठोस विवेक का परिणाम है। हैकर के अनुसार थॉमस हॉब्स के सामाजिक समझौते के विचार में सहमति का सिद्धांत निहित है। समझौते की विधि थॉमस हॉब्स के अनुसार केवल एक ही समझौते के द्वारा राज्य, समाज व सरकार तीनों का निर्माण हुआ। समझौते का मूल उद्देश्य आत्मसंरक्षण है। राज्य, समाज व सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं। समझौता भंग होने पर व्यक्ति पुनः प्राकृतिक अवस्था में चले जाएंगे। सभी व्यक्ति समझौते के द्वारा अपनी सभी शक्तियां एक राजा को प्रदान कर देते हैं। समझौते के बाद व्यक्तियों के पास अधिकार नहीं रहता। संप्रभुता, थॉमस हॉब्स के विचारों में वैधानिक संप्रभुता का विचार पाया जाता है। थॉमस हॉब्स के अनुसार संप्रभुता की विशेष सर्वोच्चता शक्तिशाली, असीमित, अधेय, अविभाज्य और निरंकुश है। थॉमस हॉब्स के पहले बोधा ने संप्रभुता पर ईश्वरीय कानून और नैतिकता के प्रतिबंध आरोपित किए थे। थॉमस हॉब्स ने संप्रभुता को सभी प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया। उसने चर्च को भी राज्य के अधीन बना दिया। थॉमस हॉब्स ने राज्य की शक्ति को पूर्ण सत्तावादी माना। उसके अनुसार संप्रभु का आदेश ही विधि है। थॉमस हॉब्स ने राज्य, सरकार व समाज के मध्य कोई विभाजन नहीं किया। ठीक है, उसने सरकार के अंगों का किसी प्रकार से विभाजन नहीं किया। थॉमस हॉब्स ने राज्य और राजा में भी अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स की संप्रभुता को काल्पनिक निगम की संज्ञा दी गई, जब यह शब्द सेबाइन ने हॉब्स की संप्रभुता के लिए उपयोग किया। स्वतंत्रता, थॉमस हॉब्स के अनुसार विधि का मौन रहना ही स्वतंत्रता है। वाहन के अनुसार थॉमस हॉब्स के विचारों में एक तरफ अराजकतावाद है तो दूसरी तरफ निरंकुशतावाद का खतरा है। शक्ति का सिद्धांत, शक्ति का प्रयोग सहमति से किया जाता है। यह दो व्यक्तियों या समूह की आपसी अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होती है। थॉमस हॉब्स के अनुसार शक्ति एवं बल में भेद है। अवैधानिक शक्ति की कल्पना अतार्किक है। थॉमस हॉब्स ने शक्ति एवं सत्ता में अंतर नहीं किया। थॉमस हॉब्स का महत्व,
थॉमस हॉब्स के चिंतन में उदारवाद का दार्शनिक आधार अंतर्निहित है। उसने व्यक्ति को अपना हित बढ़ाने वाला माना। उसके चिंतन में उपयोगितावाद का आधार भी विद्यमान है, क्योंकि राज्य को एक उपयोगी संस्था माना। महत्वपूर्ण तथ्य: थॉमस हॉब्स के जीवन काल में इंग्लैंड में एक लेवलर्स का आंदोलन चल रहा था, जो राजनीतिक समानता की मांग कर रहे थे। दूसरा डिगर्स का आंदोलन था, जो आर्थिक समानता की मांग कर रहे थे। थॉमस हॉब्स की पहली रचना हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर थी, जिसका उन्होंने अनुवाद किया था। हॉब्स के अनुसार कानून जो न्यायोचित और अन्यायोचित नियम है, जो कोई विधि से विपरीत नहीं, उसे अन्यायोचित नहीं माना जाता। थॉमस हॉब्स की सबसे महत्वपूर्ण रचना लेवियथन है, जो उसने अंग्रेजी में लिखी थी। क्लेरेंडन हॉब्स के समकालीन विचारक थे, जो हॉब्स के घोर आलोचक थे। उन्होंने लेवियाथन को जला दिया था। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में लेवियाथन को जलाया गया है। हॉब्स ने डी काइव नामक रचना लैटिन में लिखी। माइकल ओकसॉट ने लेवियाथन को अंग्रेजी साहित्य में लिखी गई सबसे बेहतर रचना कहा। एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिक्स हॉब्स की प्रथम रचना है। अ डायलॉग ऑन द सिविल वॉर्स, बीहेमोथ, डी होमिनी, ये सभी हॉब्स की अन्य प्रमुख रचनाएं हैं। विचारों का क्रम: बोंदा 1530 से 1596, हॉब्स 1588 से 1679, स्पिनोजा 1632 से 1677, लॉक 1632 से 1707, मॉन्टेग्यू 1689 से 1755, ह्यूम 1711 से 1776, बर्क 1719 से 1797। ये हमने पढ़ा थॉमस हॉब्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।